तो शर्तें बता दिए थे ना, कितनी शर्तें बताए थे हम? 3 की 4? 4 शर्तें बता दिए थे। पहला बताए थे व्यतिकरण करने वाली तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए, ठीक है ना। कला संबद्ध का मतलब क्या है कि दोनों का कला जो है एक फिक्स रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि समय के साथ बदलता रहे, ठीक है ना। कला संबद्ध होना चाहिए। और दूसरा बात क्या बताए थे कि आवृत्तियाँ क्या होनी चाहिए, आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य समान होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। और उसका आयाम बराबर या फिर लगभग बराबर होना चाहिए, ये बता दिए थे। और चौथा बताए थे तरंगे जो हैं संकीर्ण बिंदु से होकर निकलें, ठीक है ना। ये आपकी शर्तें थी, तभी आपका एक स्पष्ट व्यतिकरण बनेगा। अब इसके बाद अब हेडिंग डालना यंग का द्विस्लिट व्यतिकरण प्रयोग। यंग का द्विस्लिट व्यतिकरण प्रयोग। देखो इन्होंने द्विस्लिट का मतलब क्या है कि जैसे उन्होंने एक प्रकाश स्रोत लिया, ठीक है, एक पतला प्रकाश स्रोत लिया और उसको जो है यहाँ से प्रकाश उसको पास कराएं, ठीक। अब इसके बाद एक दूसरा पर्दा लगाया इन्होंने, यहाँ पे भी, यहाँ पे जो है दो होल कर दिए और यहाँ से ये प्रकाश किरण जो है ये यहाँ से दोनों से निकल कर जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्योंकि ये बहुत पतला है, अब ये इनमें से दोनों से जाएंगे, एक ही प्रकाश स्रोत है आपका, तो दोनों जो है दोनों की कला जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो बदलेगी नहीं, क्योंकि दोनों एक ही प्रकाश स्रोत से निकल रहे हैं। और दोनों की आवृत्ति क्या रहेगी, बराबर रहेगी, क्योंकि दोनों एक ही स्रोत से निकल रहे हैं। और आयाम भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही स्रोत से निकल रहे हैं और इधर कितने स्रोत बन जा रहे हैं, एक ही से 2 स्रोत बन जा रहे हैं। इसलिए यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट है। द्विस्लिट मतलब 2 स्लिट हो गई इसमें से, और दोनों स्लिट में से एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश जा रहे हैं, इसलिए दोनों की तरंग दैर्घ्य भी क्या होगी, बराबर होगी, और आवृत्ति भी बराबर होगी, कला संबद्ध भी होंगे, और आयाम भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये यंग ने एक्सपेरिमेंट किया और इसी के आधार पर इन्होंने इसको देखा, यानी कि व्यतिकरण क्रिया को देखा। तो यहाँ पे एक पर्दा उन्होंने लगा दिया और इस पर्दे पे इन्होंने देखा कि पट्टी के एक वर्णी प्रकाश यहाँ से भेजा इन्होंने। एक वर्णी क्या होता है, जैसे श्वेत प्रकाश हम जानते हो, जो सूर्य की किरणों से आती है वो कौन सा प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश, उसमें 7 रंग प्रकाश के होते हैं, ठीक है। अब एक वर्णी प्रकाश क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही कलर का प्रकाश हो, जैसे रेड हो, ग्रीन, ब्लू, कोई भी प्रकाश हो, सिर्फ एक ही वर्ण का, एक ही कलर का हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। ये आपका कैसा स्रोत रहेगा, एक वर्णी प्रकाश स्रोत रहेगा। और ये स्लिट है, स्लिट मतलब जहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो ये तो स्लिट यहाँ से एक स्रोत से निकला एक प्रकाश, और यहाँ से यहीं से कितने स्रोत बन गए, 2 स्रोत बन गए। और दोनों स्रोत से प्रकाश किरणें जब गई तो यहाँ से 2 तरंगे निकलेंगी, और यहाँ पे फिर 2 तरंगे निकलेंगे तो क्या होगा, अध्यारोपण होगा, और अध्यारोपण से फिर क्या होगा, व्यतिकरण होगा, और व्यतिकरण की घटना इस पर्दे पर हमें दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पट्टी के समान दिखाई दे रही थी, यानी कि कहीं पे जो है ब्राइटनेस किसी यहीं अल्टरनेट करके, कहीं पे तीव्रता अधिक तो कहीं पे फिर 0, फिर अधिक, फिर 0, ऐसे ऐसे करके अल्टरनेट एक पट्टी दिखाई दे रही थी। समझ में आ रही बात ना। तो इसी पट्टी को उन्होंने क्या किया, मतलब एक्सपेरिमेंट किया, और इसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, द्विस्लिट व्यतिकरण प्रयोग नाम दे दिया। समझ में आ गई बात ना। तो इसका अभी हम पूरा पट्टी कितनी चौड़ाई होती है और कलांतर कितना होता है, पथांतर कितना होता है, सब इसके बारे में अभी इससे निकालेंगे हम। तो पहले इसको लिख लो, आप लोग बता दे रहे, पहले लिख लो, इसको बनाना अभी मत लिखना। इसे एक संकीर्ण छिद्र, इसमें एक संकीर्ण स्लिट होती है, एक संकीर्ण स्लिट, इसी को हम क्या कहते हैं, स्लिट कहते हैं। जो होल है ना ये, इसको क्या कहते हैं, स्लिट कहते हैं। एक संकीर्ण स्लिट होती है जो एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित होती है, जो एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित होती है। एक वर्णी मतलब समझ गए आप लोग, क्या होता है, जो एक ही वर्ण मतलब क्या होता है, रंग, कलर, यानी एक ही कलर का प्रकाश निकलता हो। तो एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित होती है, इसके समांतर कुछ दूरी पर
कुछ दूरी पर दो स्लिटें S1 व S2 रखी होती हैं, S1 व S2 रखी होती हैं। दो स्लिटें S1 व S2 रखी होती हैं। S1 व S2 दो नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं। S1 व S2 दो नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं। क्योंकि दोनों एक ही स्रोत का कार्य करते हैं, नहीं, क्योंकि दोनों एक ही स्रोत से प्राप्त होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही स्रोत से प्राप्त होते हैं। क्योंकि दोनों एक ही स्रोत से प्राप्त होते हैं, अतः कला संबद्ध होंगे तथा इनसे निकलने वाली तरंगें कला संबद्ध तरंगें होंगी। इनसे निकलने वाली तरंगें कला संबद्ध तरंगें होंगी, जो व्यतिकरण उत्पन्न करेंगी। ये तरंगें अध्यारोपित होकर पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त व अदीप्त पट्टियाँ बनाते हैं। दीप्त व अदीप्त पट्टियाँ बनाते हैं, जिन्हें फ्रिंजें कहते हैं। ये फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। ये फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। हो गया। तो ये जो होल है, यहाँ से प्रकाश निकला, इसको क्या कहते हैं हम? स्लिट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिट कहते हैं। और ये पर्दे पर जो है एक क्रम से तीव्र और जो है डार्क, यानी कहीं पे तीव्रता अधिक रहेगी, कहीं पे कम, फिर तीव्रता अधिक, फिर कम। तो इन पट्टियों को क्या कहते हैं हम? फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिंजे या फ्रिंज कहते हैं। समझ में आ गई बात ना? इन पट्टियों को क्या कहते हैं? फ्रिंजे कहते हैं। और ये प्रकाश स्रोत यहाँ से जहाँ से निकलता है, इसको क्या कहते हैं? स्लिट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिट कहते हैं। अब इस चित्र को बनाओ आप लोग। स्लिट इंग्लिश नाम है, इंग्लिश ही दिया है, हिंदी में भी इंग्लिश ही लिखा है। मतलब उसको क्या नाम दिया है? हाँ, वही तो कह रहे हैं। आप इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, एक ही शब्द है। जैसे वैज्ञानिक जो नाम देते हैं ना, वो अधिकतर जो है एक नाम दे देते हैं, और उसी को हिंदी में भी हम लोग लिखते हैं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। अब इसको बनाना आप लोग।
क्या लड्डू उड्डू मिल गया है क्या? सर ये जो दीप्त और अदीप्त है इसका मतलब क्या होता है? दीप्त मतलब क्या है कि जहाँ पे तीव्रता अधिक है वो दीप्त दिखेगा, आपको चमकता हुआ दिखेगा। और अदीप्त मतलब वहाँ पे डार्क अंधेरा दिखेगा। समझ में आ गई बात? वहाँ प्रकाश रहेगा ही नहीं। हो गया? बनाओ, अभी बता रहे हैं हम। एक देखो, एक जो है हम क्या करें, डॉटेड करें और एक डार्क करें, ठीक है? हाँ है, क्यों अभी बताएंगे क्यों। आप ऐसे क्रॉस कर रहे हो, ये क्रॉस है और ये डॉट है, ठीक ना? अभी बता रहे हैं। अच्छा पहले समझ ही लो। देखो एक प्रकाश स्रोत हमारे पास यस है, ठीक ना? अब यहाँ ये पहली स्लिट हो गई, स्लिट यस से जो है प्रकाश जो है निकल रहा है। और आप लोग जानते हो तरंग में श्रृंग और गर्त होते हैं। समझ में आ रही बात ना? श्रृंग और गर्त। श्रृंग क्या होता है, जब जब जो है तीव्रता बढ़ती है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, तरंग कुछ ऐसे ही चलती है, तो जब ये ऊपर जाती है टॉप पे आती है इसको श्रृंग कहते हैं, और जब नीचे आती है इसको क्या कहते हैं, गर्त। तो श्रृंग गर्त ऐसे चलता रहता है ना। तो यहाँ पे हम डार्क वाले को क्या मान ले रहे हैं, श्रृंग मान रहे हैं, और जो है डॉटेड जो ले रहे हैं उसको क्या मान रहे हैं, गर्त मान रहे हैं। समझ आ गई बात ना? तो श्रृंग गर्त करके तरंगे आगे बढ़ती हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इनका एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि जब दो श्रृंग यानी श्रृंग और श्रृंग मिलती है, ठीक ना? जब श्रृंग और श्रृंग जहाँ पे मिलती है वहाँ पर तीव्रता अधिक होती है, और जहाँ पे गर्त और गर्त मिलते हैं वहाँ पर भी तीव्रता अधिक होती है। जहाँ पे एक श्रृंग और एक गर्त मिले वहाँ पर तीव्रता सबसे कम होती है। समझ में आ गई बात ना? तो जहाँ पे श्रृंग और श्रृंग मिले या गर्त और गर्त मिले तो वहाँ पे तीव्रता क्या रहेगी, अधिक रहेगी। और जहाँ पे एक श्रृंग और एक गर्त या एक गर्त और एक श्रृंग मिले तो वहाँ पे तीव्रता क्या रहेगी, कम रहेगी। इसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे जब ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे पट्टी आपको दिखेगी। समझ में आ रही बात ना? तो यहाँ से जैसे अब ये पट्टी यहाँ पे क्या रहेगा, आपकी तीव्रता क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी। क्या यहाँ पे एक श्रृंग मिल रहा है और एक गर्त मिल रहा है तो यहाँ पे तीव्रता क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। और यहाँ पे तीव्रता क्या रहेगी, अधिकतम। यहाँ पे दोनों श्रृंग मिल रहे हैं, और यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोनों क्या मिल रहे हैं, गर्त मिल रहे हैं। तो अगर दोनों श्रृंग मिले और दोनों गर्त मिले तब क्या रहेगी, तीव्रता अधिकतम रहेगी। और जहाँ पे एक श्रृंग और एक गर्त मिले तो वहाँ पे तीव्रता क्या रहेगी, न्यूनतम रहेगी या कम रहेगी। समझ में आ गई बात ना? तो इसको बना लो, और यहाँ से प्रकाश किरणें जाएंगी। हो गया? अब देखो यहाँ पे जो है एक साइंटिस्ट थे हाइगेंस, ठीक है? उसको आगे उनका व्याख्या पढ़ेंगे। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत उन्होंने दिया था। समझ में आ रही बात ना? हाइगेंस तरंग सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने कहा था कि जैसे मान लो ये कोई प्रकाश स्रोत है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकाश स्रोत है तो यहाँ से क्या होती हैं, तरंगिकाएँ निकलती हैं, ठीक है ना? तो इनको हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएँ। यहाँ पे भी एक फिर तरंगिकाएँ निकलेंगी, फिर यहाँ पे भी तरंगिकाएँ निकलेंगी। यानी कि किसी भी बिंदु पर अगर हम देखेंगे तो ये अपना, अगर जैसे ये अब ये तरंगी, ये आपका मेन स्रोत हो गया,
ठीक है। अब यहाँ से मान लो यहाँ पे हम बिंदु मान लिए, तो यहाँ से भी ये अगर ये बिंदु है तो ये भी एक स्रोत का कार्य करेगा। तो मेन स्रोत है और ये क्या है कि द्वितीयक स्रोत हो गया। और यहाँ से जो तरंगे निकलेंगी इसको क्या कहेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएँ। इसका हम डिटेल में अगला आगे आएगा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, उसमें हम डिटेल से बताएंगे। अभी बस इतना ही मान लो, ठीक है। तो इसको लिखो, पहले हेडिंग डाल देना, तरंग सिद्धांत द्वारा फ्रिंज बनने की व्याख्या। तरंग सिद्धांत द्वारा फ्रिंज बनने की व्याख्या। यंग ने फ्रिंज के बनने की व्याख्या, यंग ने फ्रिंज के बनने की व्याख्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर की। यंग ने फ्रिंज के बनने की व्याख्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर की। इसमें यस एक संकीर्ण स्लिट होती है। संकीर्ण मतलब क्या होता है? पतली, ठीक है ना। यस एक संकीर्ण स्लिट होती है जो एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित होती है, जो एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित होती है। इसके समांतर कुछ दूरी पर, इसके समांतर कुछ दूरी पर स्लिटें S1 व S2 रखी होती हैं। स्लिटें S1 व S2 रखी होती हैं। जब यस से निकलने वाली तरंगिकाएं, जब यस से निकलने वाली तरंगिकाएं स्लिटों S1 व S2 पर पहुंचती हैं, S1 व S2 पर पहुंचती हैं, तो तरंग सिद्धांत के अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार S1 व S2 दो नए स्रोत बन जाते हैं। दो नए स्रोत बन जाते हैं जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो स्लिटों व पर्दों के बीच, जो स्लिटों व पर्दों के बीच अध्यारोपित होती हैं। हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, एक स्रोत हमारा कौन सा है? यस है। इससे कौन सा प्रकाश दे रहे हैं हम? एक वर्णीय प्रकाश दे रहे हैं, ठीक है। अब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, और यहाँ से क्या निकल रही है? तरंगिकाएं निकल रही हैं, तरंगे निकल रही हैं यहाँ से। अब ये तरंगिकाएं जो हैं यहाँ स्लिट S1 और स्लिट S2 पर पहुँचेंगी, और S1 और S2 पर पहुँचने के बाद जो हाइगेंस तरंग सिद्धांत है इसके अनुसार अगर ये कोई स्रोत है तो इसके चारों तरफ क्या निकलती हैं? तरंगिकाएं निकलती हैं। अब तरंगिकाएं निकलती हैं तो अगर हम किसी एक बिंदु को मान लें तो इस बिंदु को भी हम एक स्रोत मान सकते हैं। इसके अनुसार, हाइगेंस के अनुसार, कोई भी बिंदु जहाँ से प्रकाश निकल रहा है इस बिंदु पर कोई बिंदु मान ले तो यहाँ से भी क्या यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा? एक स्रोत का कार्य करता है। और स्रोत से भी क्या निकलती हैं? तरंगिकाएं तरंगे निकलती हैं। तो इनसे जो तरंगे निकलती हैं इसको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यानी कि
जो हाइगेंस ने बताया था, हाइगेंस बताया था कि कोई स्रोत है और स्रोत से क्या निकलेंगे, प्रकाश निकलेगा, और प्रकाश जहाँ पे निकल रहा है, जैसे ये प्रकाश स्रोत पूरा जाए और यहाँ से ये कोई बिंदु हम एक ले लिए, तो ये भी एक क्या करेगा, कोई भी बिंदु एक क्या करेगा, एक पूरे स्रोत का कार्य करता है। क्या करता है, एक स्रोत का कार्य करता है, और इस स्रोत से भी क्या निकलेंगी, तरंगिकाएं निकलेंगी, और इन्हें हम क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। तो यहाँ पे भी ये बिंदु है, यहाँ पर भी कोई बिंदु है, तो यहाँ से भी क्या निकल रही हैं, तरंगे निकल रही हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं। और द्वितीयक तरंगिकाएं जो हैं इस पर्दे और इस वाले पर्दे यानी स्लिट से और पर्दे के बीच में क्या हो रही हैं, अध्यारोपित हो रही हैं, यानी यहाँ पे अध्यारोपण की घटना हो रही है। समझ में आ रही बात ना। तो किसके किसके बीच में, इस स्लिट और ये पर्दे के बीच में कौन सी घटना हो रही है, अध्यारोपण की घटना हो रही है। और यंग ने किसके आधार पर व्याख्या किया था, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर यंग ने अध्यारोपण सिद्धांत की व्याख्या की। समझ में आ गई बात ना। तो इसके अनुसार क्या होगा, पहला स्रोत हो गया और ये दूसरे स्रोत हो गए, और इनसे निकलने वाली तरंगे क्या हो जाएंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं। और द्वितीयक तरंगिकाएं कहाँ से कहाँ तक बीच रहेंगी, ये स्लिट और पर्दे के बीच में क्या होंगी, अध्यारोपित होगी, अर्थात यहाँ पे अध्यारोपण की घटना यहाँ पर होगी। समझ में आ रही है बात ना, व्यतिकरण की घटना होगी, अध्यारोपण की घटना होगी। तो अब इसके नीचे लिखना, इसमें लिखना थोड़ा सा ज़्यादा है, लिख लो। स्लिटें S1 व S2 को केंद्र मानकर, स्लिटें S1 व S2 को केंद्र मानकर क्रमशः सतत व बिंदुदार कर्व खींचते हैं। कर्व ये कर्व है, देखो ये कर्व खींचे हैं, ठीक है ना। सतत व बिंदुदार, ये देखो सतत है जो कॉन्टिन्यूअस है और ये डॉटेड है। समझ में आई बात ना। सतत और बिंदुदार कर्व खींचते हैं, सतत व बिंदुदार कर्व खींचते हैं जो क्रमशः श्रृंग व गर्त को प्रदर्शित करते हैं, जो क्रमशः श्रृंग व गर्त को प्रदर्शित करते हैं। तो सतत वाली क्या प्रदर्शित कर रही है, सतत वाली क्या प्रदर्शित कर रही है, श्रृंग को, और ये बिंदुदार वाली क्या किसको प्रदर्शित कर रही है, गर्त को। समझ में आ गई बात ना। तो सतत वाली कौन सी प्रदर्शित कर रही है, श्रृंग को, और जो बिंदुदार है वो क्या प्रदर्शित कर रही है, गर्त को। तो एक श्रृंग के बाद एक गर्त, फिर श्रृंग के बाद गर्त। ऐसा तो है नहीं कि श्रृंग दो आएंगे, कभी नहीं आ सकते। देखो अगर एक श्रृंग आया तो फिर दूसरा क्या आएगा, गर्त आएगा, फिर श्रृंग आएगा तो फिर गर्त आएगा। एक इंटरवल के बाद यानी इंटरचेंज होते रहते हैं, कभी लगातार श्रृंग या लगातार गर्त नहीं आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भी तरंगिकाएं निकलेंगी और यहाँ पे भी श्रृंग गर्त लेने की, लेकिन यहाँ से हमसे मतलब नहीं, हमें मतलब किससे, द्वितीयक तरंगिका यानी दूसरे S1 और S2 स्रोत से जो तरंगिकाएं निकल रही हैं। अब यहाँ से दो स्रोत बन रहे हैं और दो जो आपके व्यतिकरण की घटना बताए थे, यहाँ पे कितनी तरंगे होने चाहिए, कम से कम 2 तरंगे होने चाहिए, और दोनों तरंगों का आयाम और आवृत्ति लगभग, आवृत्ति तो बराबर होनी चाहिए और आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए, और प्रकाश स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। ये सब उसके पैरामीटर हैं, तभी हमारा क्या होगा, अध्यारोपण की और ये व्यतिकरण की घटना होगी। तो ये दोनों सभी पैरामीटर हम फॉलो कर रहे हैं, यानी तरंग आवृत्ति भी समान ले रहे हैं, आयाम लगभग बराबर भी ले रहे हैं, और दोनों एक ही दिशा में भी जा रही हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्यतिकरण की घटना होगी, और ये व्यतिकरण की घटना फिर आगे चल के कहाँ पे, इस पर्दे पर दिखाई देगी, और पर्दे पर हमें क्या दिखाई देगी, कहीं पर तीव्रता अधिक, कहीं पर तीव्रता कम, यानी पट्टी के रूप में एक ब्लैक व्हाइट ऐसे हमें क्या दिखाई देगी, एक पट्टी की तरह दिखाई देगी। समझ में आ गई बात ना। तो अब इसके बाद लिखना, ये तो समझ में आ गया ना। जो सतत है ये क्या है, सतत क्या प्रदर्शित कर रहा है, श्रृंग को, और डॉटेड यानी जो बिंदुदार है किसको प्रदर्शित कर रहा है, गर्त को। तो ये क्रम से यानी कंटिन्यूअस एक गर्त एक श्रृंग, एक गर्त एक श्रृंग, ऐसे होकर चलेंगे। तो दोनों से चलेंगे, तो दोनों पे चलेंगे, तो जहाँ पे एक जो है आपका श्रृंग मिले, एक गर्त मिले, तो वहाँ पे तीव्रता क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। और जहाँ पे दोनों श्रृंग मिले या दोनों गर्त मिले, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। अब जैसे मान लो, देखो अब यहाँ पे ये पहली तरंग हो गई मान लो, और दूसरी तरंग भी यहाँ पे भी ऐसे ही जा रही है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ ये श्रृंग और ये श्रृंग दोनों मिल रहे हैं आपस में, तो यहाँ पे तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। यहाँ पे एक गर्त और दूसरा गर्त मिल रहा है, तो दोनों मिल के क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर ये आपकी पहली तरंग है और दूसरी यहाँ से मान लो स्टार्ट हो रही है,
अब देखो यहाँ पे अगर जो है एक श्रृंग ले रहे हैं, यहाँ ऐसे नहीं, डस्टर भी तो भूल गए। अब जैसे मान लो ऐसी तरंगे हैं, अब एक जो है यहाँ पे श्रृंग, फिर यहाँ से ऐसे मान लो तरंगे चल रही है, एक श्रृंग मिल गया, एक गर्त एक साथ मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होगा, यानी यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, बहुत कम होगी। और फिर यहाँ पे भी श्रृंग और एक गर्त मिल रहा है, यहाँ पे भी विनाशी व्यतिकरण होगा, यानी यहाँ पे भी तीव्रता क्या होगी, बहुत कम होगी। लेकिन यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, क्योंकि दोनों श्रृंग और दोनों गर्त मिल रहे हैं। यहाँ पे एक श्रृंग और एक गर्त, एक श्रृंग एक गर्त मिल रहे हैं। तो ये कंडीशन किसकी है, विनाशी व्यतिकरण की। ये कंडीशन किसकी है, समपोषी व्यतिकरण। किसकी कंडीशन है ये, समपोषी व्यतिकरण की। ये किसकी है, विनाशी की। समझ में आ गई बात ना। तो यहाँ पे ये इस रूप में ना दिखा के हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। यहाँ पे श्रृंग गर्त चल रहा है, तो श्रृंग श्रृंग मिले तो क्या होंगे, समपोषी व्यतिकरण। गर्त गर्त मिले तो समपोषी व्यतिकरण, और श्रृंग गर्त मिले तो विनाशी, गर्त श्रृंग मिले तो विनाशी व्यतिकरण। समझ में आ गई बात ना। तो ये आपके यहाँ पे अध्यारोपण हो रहा है। अब इसके बाद लिखना, जब दोनों तरंगों के, लाइन छोड़ के लिखना, जब दोनों तरंगों के श्रृंग या गर्त, जब दोनों तरंगों के श्रृंग या गर्त आपस में मिलते हैं तो उन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, और यदि तरंग के श्रृंग व गर्त मिलते हैं, और यदि तरंग के श्रृंग व गर्त मिलते हैं, तो वहाँ तीव्रता न्यूनतम होती है, समझ में आ गई बात। तो जो क्रॉस है ये क्या, यहाँ भी ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, तीव्रता न्यूनतम की अधिकतम। जो क्रॉस हम किए हैं यहाँ पे न्यूनतम दिखा रहा है ना ये, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक देखो गर्त, एक श्रृंग मिल रहा है और एक गर्त। और अगर यहाँ पे अगर ये डाट वाला देखें तो ये दोनों श्रृंग या दोनों गर्त मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, अगर डॉट है तो यहाँ पे क्या प्रदर्शित कर रहा है, अधिकतम तीव्रता, यानी कि समपोषी व्यतिकरण। और यहाँ पे अगर ये क्रॉस क्या दिखा रहा है, विनाशी व्यतिकरण, यानी कि यहाँ पे तीव्रता क्या है, न्यूनतम है। तो आप ऐसे आप लिख लेना, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है आपका, अधिकतम तीव्रता। क्या प्रदर्शित कर रहा है ये, अधिकतम। उसी के नीचे, चित्र के नीचे लिख लेना अधिकतम तीव्रता, या और इसको क्या कर सकते हैं, समपोषी व्यतिकरण। और ये क्रॉस क्या प्रदर्शित कर रहा है, न्यूनतम तीव्रता, या क्या कर सकते हैं, विनाशी व्यतिकरण। हो गया। अब देखो यहाँ पे दो शब्द और आ रहे हैं, नोडल और एंटी नोडल कर्व, एंटी एरिया, पृष्ठ, सरफेस, एंटी देखो एंटी नोडल सरफेस क्या है, तुम लोग हंस क्यों रहे हो ये बताओ पहले। अच्छा नूडल्स तुम लोगों को सुनाई दे रहा है, तो जाग बना के खा लेना आज, ठीक है। तो एंटी नोडल सरफेस, देखो अगर हम क्या करें, जो तीव्रता दिख रही है ना, जहाँ जहाँ पर तीव्र बिंदु है, जैसे तीव्र बिंदु डाट वाला है ना, तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, इस तीव्र वाले बिंदु को मिला दें, सभी जितने तीव्र वाले बिंदु है, मान लो एक सरफेस बना दें, तीव्र वाले बिंदु को मिला करके क्या बना दें, एक सरफेस बना दें। जितने भी तीव्र बिंदु है उनको मिला करके क्या बना दें, एक सरफेस बना दें। तो उस सरफेस को हम कहते हैं एंटी नोडल सरफेस। क्या कहते हैं, एंटी नोडल सरफेस कहते हैं। और यदि हम डॉट वाला, यानी कि जहाँ पे तीव्रता न्यूनतम है, उसको मिला करके एक सरफेस बना दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, नोडल सरफेस। क्या कहेंगे, नोडल सरफेस।
तो एंटी नोडल पर सरफेस पर तीव्रता क्या रहेगी, अधिकतम रहेगी, और नोडल सरफेस तीव्रता क्या रहेगी, न्यूनतम रहेगी। समझ में आ गई बात ना। तो एंटी नोडल कहाँ पे कैसे बनेगा, जब हम तीव्र बिंदु यानी कि जहां पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है उन बिंदुओं को मिला दे तो क्या कहलाएगा, एंटी नोडल सरफेस कहलाएगा। और यदि हम क्या करें, विनाशी व्यतिकरण के बिंदुओं को मिलाकर एक सरफेस बनाए तो वो क्या कहलाएगा, नोडल सरफेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नोडल सरफेस कहलाएगा। समझ आ गई बात ना। तो इसको लिख लो, उस लाइन को छोड़ के लिखना, अधिकतम तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने पर अधिकतम तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाला पृष्ठ एंटी नोडल पृष्ठ तथा न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाला पृष्ठ न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाला पृष्ठ नोडल पृष्ठ कहलाता है। एंटी नोडल पृष्ठ पर्दे पर जहां मिलते हैं वहां चमकीली फ्रिंजें यानी कि दीप्त रहेगा, ठीक ना, चमकीली फ्रिंजें और नोडल पृष्ठ मिलाने और जहां नोडल पृष्ठ मिलता है, चमकीली पृष्ठें और जहां नोडल पृष्ठ मिलता है वहां पर चमकीली पृष्ठ नहीं, चमकीली फ्रिंजें लिखना, पृष्ठ नहीं, चमकीली फ्रिंजें, ठीक है ना, चमकीली फ्रिंजें और जहां नोडल पृष्ठ मिलता है वहां पर काली फ्रिंजें बनती हैं, वहां काली फ्रिंजें बनती हैं। हो गया। तो काली फ्रिंजें कहाँ बनेंगी, नोडल सरफेस पे। काली फ्रिंजें कहाँ बनेंगी, नोडल सरफेस। नोडल सरफेस से क्या बनती हैं, काली फ्रिंजें बनती हैं, और एंटी नोडल सरफेस से चमकीली फ्रिंजें बनती हैं। समझ में आ रही बात ना। तो काली फ्रिंजें किससे बनती हैं, नोडल पृष्ठ से, और चमकीली फ्रिंजें किससे बनती हैं, एंटी नोडल पृष्ठ से। यानी एंटी नोडल पृष्ठ मिलाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगी, वो जो आपका सरफेस जाके यहाँ पे पर्दे पर दिखेगा, एंटी नोडल वाला कैसे दिखेगा, चमकीला दिखेगा, और नोडल वाला काला दिखेगा, यानी कि उस पर प्रकाश नहीं रहेगा वहाँ पर, और चमकीले वाले पर प्रकाश रहेगा। समझ में आ गई बात ना। तो जहाँ पर प्रकाश नहीं रहेगा वहाँ पे कौन सा व्यतिकरण रहेगा, विनाशी व्यतिकरण, और जहाँ पे प्रकाश रहेगा यानी तीव्रता चमकीला रहेगा वो कौन सा रहेगा, समपोषी व्यतिकरण रहेगा, और वो सरफेस क्या कहलाएगा, एंटी नोडल सरफेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंटी नोडल सरफेस कहलाएगा। और जहाँ पर चमकीला नहीं रहेगा वहाँ पे कौन सा व्यतिकरण रहेगा, विनाशी व्यतिकरण रहेगा, और वो सरफेस कौन सा रहेगा, नोडल सरफेस रहेगा। कौन सा रहेगा, नोडल सरफेस रहेगा। समझ में आ गई बात ना। अब ये हो गया कंप्लीट। अब हमें डेरिवेट करना है फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। अभी फ्रिंज तो बता दिए, यहाँ पे फ्रिंज बनती है ऐसे ऐसे काली पट्टी और फिर चमकीली, काली चमकीली, लेकिन अब वो हमें बनाना है कि कितनी उसकी चौड़ाई होती है। एक पेपर दे देना, तो डस्टर भूल गए हूँ, रफ वाला ही देना, क्योंकि रफ वाले से थोड़ा मुलायम रहता है। चाबी लेके आए ना, अब जाएंगे खोलना पड़ेगा फिर। अब इस चित्र को बनाना आप लोग।
ये कौन सी स्लिट है? यस स्लिट है। और ये वाली कौन सी है? यस1। और ये क्या कहलाएगी? यस2 कहलाएगी। अब यहाँ पे लगा है पर्दा। पर्दा वाला VCR सीडी आप लोग नहीं देखे होगे ना? अब आप लोग कहाँ देखे होगे? पहले पर्दे पे लगता था VCR, सुने हो? जैसे अभी तो ये DVD आ गई है ना, पहले VCR जो कैसेट घूमने वाली कैसेट, उसमें वो तो अभी गाना वाला छोटा सा रहता है सिर्फ, जिसमें गाना बजता है। लेकिन जो VCR की कैसेट होती है ना, वो पूरा इतनी बड़ी कैसेट सिर्फ रहती थी उसकी, जितने में पूरा लैपटॉप हम लोगों का हो जाता है लगभग। तो उसमें क्या होता था, वो तो VCR होता था, लेकिन एक पर्दे पे बनाते थे, अभी भी वो चलता है। प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्टर आता था, प्रोजेक्टर से उस पर्दे पर वो चित्र, मतलब जो भी मूवी लगाते थे, पिक्चर लगाते थे, वो चलता था। तो पर्दे पर बनता था, ऐसे यहाँ पे भी पर्दे पर बन रहा है। पर्दे पर चलता है? अच्छा, हम देखे नहीं, हो सकता है चलता होगा। चलो, अब यहाँ पे जैसे ये पर्दा लग गया यहाँ पे, और इस पर्दे से ये बिंदु P है, और इसका यहाँ पे हम ले रहे हैं ये इसका मध्य बिंदु, ये S1 S2 का ये मध्य बिंदु है। और ये S1 और S2 के बीच की दूरी जो है, ये स्मॉल 2D है, स्मॉल 2D। अर्थात यहाँ से ये जो लंबाइयाँ कितनी हो जाएंगी? DD हो जाएंगी। ये भी D हो जाएगा आपका, और ये पूरी कितनी है? 2D। और ये बिंदु है आपका P0, और ये MN। और ये है Y, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। S1 S2 P। P है। बन गया। बन गया। O बिंदु है ये। हो गया ना? अब इसको देख लो थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे वही सब चीज़ है। ये पहली स्लिट है, ठीक है ना, पहला स्रोत है, और इसमें से कौन सा प्रकाश निकलेगा? एक वर्णी प्रकाश। कैसा प्रकाश जाएगा? एक वर्णी प्रकाश।
और ये फिर दूसरा पर्दा लगा और इसमें 2 स्लिटें हैं S1 और S2। ये क्या करेंगे, दूसरे नए स्रोत का कार्य करेंगे हाइगेंस के तरंगिकाओं सिद्धांत के अनुसार। ये दोनों अलग अलग स्रोत कार्य करेंगे, यानी ये S1 हो गया और S2 हो गया। और यहाँ से भी क्या निकलेंगी, यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेंगी और यहाँ पे फिर क्या होगा, अध्यारोपण की घटना होगी। और मान ले रहे हैं यहाँ पे जो पर्दा लगा है, पर्दे के सामने यहाँ पे कोई बिंदु क्या ले रहे हैं, हम P ले रहे हैं। और इस P पे दोनों स्रोतों से निकलने वाली किरणें तरंगे जाएंगी, यानी S1 से भी जाएंगी और S2 से भी जाएंगी। तो यानी S1 से दूरी कितनी है आपकी, S1P है। S1 से इस P बिंदु की दूरी कितनी है, S1P है। और S2 से P की दूरी कितनी है, S2P हो जाएगी। और इस स्लिट यानी दोनों स्लिट हैं और ये पर्दे के बीच की दूरी कितना मान लिए हम, कैपिटल D मान लिए हैं। और ये जो है, ये दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कितनी मान ले रहे हैं, 2D मान ले रहे हैं। और इसके बीच से और S1 की दूरी कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी। इसी तरह इससे बीच से S2 की दूरी कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी। और इसके जो मध्य बिंदु है, यानी ये मध्य बिंदु है और यहाँ इसका बिंदु क्या है, पर्दे पर वो बिंदु क्या है, P0 है। और इस P0 से और ये जो बिंदु ऊपर वाला जिस पे हम प्रकाश मान रहे हैं, यहाँ पे जा रहा है, इसका बिंदु क्या है, P है। और P से P0 की दूरी कितनी है, Y है। कितनी है, Y है। अब इसमें हमें पता करना है कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। समझ में आ गई बात ना, तो ये समझ में आ गया चित्र ना। अब आगे चलो और समझ में आता चला जाएगा। तो लिखो, माना S एक संकीर्ण स्लिट है, माना S एक संकीर्ण स्लिट है जो एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है, जो एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है। देखो, अगर हम श्वेत प्रकाश यूज कर लें तो क्या हो जाएगा कि अलग अलग कलर की पट्टियाँ दिखाई देंगी और आपको इतना स्पष्ट व्यतिकरण नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रही बात ना, व्यतिकरण की घटना तब भी होगी अगर हम श्वेत प्रकाश लें, तब भी होगी, परंतु उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। बाद में हम यूज करके देख सकते हैं, लेकिन हम एक वर्णीय प्रकाश इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा जो व्यतिकरण की घटना है उसको हम स्पष्ट देख सकें, स्पष्ट समझ सकें। समझ में आ गई बात ना, तो इसलिए हम एक वर्णीय प्रकाश लेते हैं। तो माना यह एक संकीर्ण स्लिट है जो एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है। इसके समांतर कुछ दूरी पर 2 स्लिटें S1 व S2 रखी हैं। इसके समांतर कुछ दूरी पर 2 स्लिटें S1 व S2 रखी होती हैं, जो कला संबद्ध स्रोत का कार्य करती हैं, जो कला संबद्ध स्रोत का कार्य करती है। इससे निकलने वाली तरंगें कला संबद्ध होंगी, जो व्यतिकरण उत्पन्न करेंगी। हो गया। अब उस लाइन को छोड़ के लिखना, माना S1 व S2 से P तक पहुँचने वाली तरंगें S1P व S2P हैं, तरंगें S1P व S2P हैं, जिनके प्रकाशिक पथ समान नहीं है, जिनके प्रकाशिक पथ समान नहीं है। पथ समान करने के लिए पथ समान करने के लिए S2P पर S1K, ये P नहीं है, K है, ठीक है ना, S1K
उसको सही कर लेना। S1 के लंब डालते हैं, देखो इधर ध्यान से देखना आप। जैसे ये हमारा स्रोत पहला कौन सा S1 है, दूसरा कौन सा है S2 है। अब इस बिंदु से कितनी दूरी पर, यानी कौन सा बिंदु है P ले लिए, पर्दे पर कौन सा बिंदु ले लिए हैं P ले लिए हैं। अब P से S1 से P की दूरी और S2 से P की दूरी अलग अलग है कि नहीं है। ये देखो ये पास में है, ज़्यादा नज़दीक में है, यानी S1P क्या है छोटा है और S2P क्या है बड़ा है उसके रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि S1P से यहाँ पे K यानी बिंदु K पर क्या डाल दें, एक लंब डाल दें, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ से S1 से P की दूरी और K से P की दूरी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी नहीं हो जाएगी, समझ में आ रही बात ना। तो यानी कि अगर हम जो है यानी यहाँ पे जो S2P है S2P पर हम क्या कर दें, एक लंब डालें, और कौन सा लंब डालें S1K, S2P पर S1K एक लंब डाल दें, तो S1P की दूरी और K से P की दूरी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और पथांतर देखो, पथांतर बताए थे ना, पथ का अंतर यानी कि दोनों तरंगों से चलने वाली दूरियों के पथों का जो अंतर है, यानी दूरी को पथांतर से, और कलांतर क्या होता है, कोणों का अंतर कलांतर होता है, और पथों का यानी दूरियों का अंतर क्या होता है, पथांतर होता है। तो देखो अगर यहाँ पे ये S1 से P की दूरी क्या है, S1P है, और S2 से P की दूरी S2P है, तो अगर हम क्या कहें कि S1 से P की दूरी और K से P की दूरी बराबर है ना, अंतर कितना आ रहा है, S2K का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी यही तो अधिक है ये, और यही क्या हो जाएगी आपकी, यही क्या हो जाएगा, पथांतर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पथांतर हो जाएगा। यानी कि यहाँ S1 से P की दूरी और S2 से P की दूरी में अंतर कितना है, S2K का अंतर है, कितना अंतर है, S2K का अंतर है, और S2K को ही क्या कहेंगे, पथांतर कहेंगे, क्या कहेंगे, पथांतर कहेंगे। समझ में आ गई बात ना। तो इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो लिख लेना व्यतिकरण करने वाली तरंग के बीच पथांतर, नहीं हेडिंग नहीं, बस इसी में पथांतर डेल्टा मानो या डेल्टा यस मानो, डेल्टा एक्स माने थे ना, आप डेल्टा मान लो, कोई फर्क नहीं है, तो डेल्टा मान लो, डेल्टा इक्वल टू क्या, व्यतिकरण करने वाली तरंग के बीच पथांतर। तो अगर देखो हम क्या कहें, पथांतर क्या हो जाएगा, पथांतर क्या है, S2K है कि नहीं है, देखो पथांतर क्या है, S2K है, तो अगर हम पथांतर को S2K लिख दें, और S2K क्या है, ये अगर हम क्या करें S2P से S1P घटा दें, देखो S2P से S1P घटा दें तो बचेगा क्या, यही वाला बचेगा ना। तो अब अगर हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, यानी S2P माइनस क्या लिख सकते हैं, S1P लिख सकते हैं, यही क्या आ जाएगा, S2K हो जाएगा, और इसी को क्या कहेंगे हम, पथांतर कहेंगे, क्या कहेंगे, पथांतर कहेंगे, और इसको समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं। समझ में आ रही बात ना। अब हम देख रहे हैं त्रिभुज PS2N में, त्रिभुज P हो गया S2N में, ये वाला त्रिभुज देखना आप ध्यान से, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये कर्ण भुजा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी ना, S2P क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। पहले त्रिभुज का नाम लिख दे रहे हैं, यह P क्या, हाँ यह कोई भी नाम दो, PS2N, PS2N त्रिभुज PS2N, ये त्रिभुज ले लिए। अब इसमें हम कौन सा क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, S2P क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी S2P का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2N का स्क्वायर, और प्लस किसका हो जाएगा, PN का स्क्वायर हो जाएगा, PN का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो S2P S2P का स्क्वायर ऐसे रहने दे रहे हैं, S2N क्या है, क्या माने हम, D माने है ना, इसको D स्क्वायर लिख दें यहाँ पे, S2N क्यों क्या लिख दें, D स्क्वायर लिख दें, प्लस PN देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, Y है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, Y है, और ये दूरी कितनी है, D है कि नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Y प्लस D लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको क्या लिख दें हम, Y प्लस D लिख दें, तो क्या लिख सकते हैं, Y प्लस D का होल स्क्वायर हो गया। समझ में आ रही बात ना। अब देखो अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं,
चलो देखो यस टू पी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हम डी स्क्वायर कामन ले, कैपिटल डी स्क्वायर कामन ले जा रहे हैं। क्या कामन लेंगे? कैपिटल, इसमें है तो नहीं लेकिन हमें वैसा काम है, इसमें है ये वाला, ये कैपिटल डी नहीं है, स्मॉल है ना, ये वाली डी लिए हैं हम, ठीक ना। ध्यान देना ये दोनों कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ पे हम क्या लें, कैपिटल डी स्क्वायर क्या ले लें, कामन ले लें। तो कामन ले लेंगे तो देखो अगर नहीं रहेगा तो हम बटा के रूप में लिख सकते हैं उसको, ठीक ना। जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिखो a प्लस बी है, ठीक है ना। अगर इसमें हम a कामन लेना चाहें, a कामन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और प्लस ये क्या हो जाएगा b अपान क्या हो जाएगा a। समझ में आ रही बात ना। अगर कामन नहीं रहता उसमें तो हम क्या करते हैं उसका अपान कर देते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो ऐसे यहाँ पे भी हम कामन लेंगे, तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर तो हम क्या कामन लें, डी स्क्वायर कामन ले लिए। तो डी स्क्वायर कामन ले लिए तो यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ 1 बच गया और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस डी का स्क्वायर और अपान क्या हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। अब यहाँ तक लिख लो आप लोग। एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, यस टू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो अगर हम इसका दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ क्या कर ले, स्क्वायर रूट ले, तो स्क्वायर हट जाएगा दोनों तरफ का। तो यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्क्वायर हट गया, यहाँ पे ये भी स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं, तो स्क्वायर नहीं होता तो हम क्या कर देते हैं 1/2 पावर कर देते हैं। समझ में आती है बात कि नहीं। जैसे अगर हम इसको √2 लिखे हैं तो √2 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1/2। समझ में आ रही बात। स्क्वायर रूट को हम क्या पावर के रूप में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख देते हैं 1/2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी पावर है नहीं, तो पावर नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई प्लस डी अपान कैपिटल डी का स्क्वायर है यहाँ पे, और इसका भी स्क्वायर है, और इधर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ तक लिखो आप लोग। हो गया। अब देखो यहाँ पे यस टू पी इक्वल टू क्या आ गया हमारा डी 1 प्लस वाई प्लस डी अपान डी स्क्वायर का पावर 1/2 आ गया। हमें एक अब यहाँ फार्मूला याद करना पड़ेगा, 1 प्लस यक्स का 1 प्लस यक्स की पावर n, ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1/2 यक्स की पावर 2 प्लस ऐसे आगे चलता जाता है। ये आपका मैथ का फार्मूला है, आपको याद रख लेना है, इससे कोई और ज़रूरत नहीं, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको बस इतना याद रख लो कि यक्स 1 प्लस यक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1, इसको फैक्टोरियल 2 कहते हैं। क्या कहते हैं फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मान लो हम फैक्टोरियल 5 लिख दिए, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। समझ आ रही बात ना। अब मान लो फैक्टोरियल 9 लिख दिए, तो फैक्टोरियल 9 का मतलब क्या होता है 9 × 8 × 7 ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे 1 तक जाएंगे। ये किसका मतलब होता है फैक्टोरियल का होता है। समझ में आ गई बात ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला क्या है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 यक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा n प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 और x की पावर 3, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, जिससे हमें ज़रूरत नहीं है, बस अभी इतना याद रख लो। समझ में आ गई बात ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या है 1 प्लस यक्स की पावर n है। यहाँ पे भी देखो वही दिख रहा है ना 1 प्लस, अगर इसको हम यक्स मान ले पूरे को, तो 1 प्लस यक्स की पावर क्या है n है। n क्या है, n यहाँ पे क्या है 1/2 है, और यक्स क्या है y प्लस डी का स्क्वायर अपान डी का स्क्वायर, यही है ना। अब देखो यहाँ पे हम इस वैल्यू को रखने जा रहे हैं। हाँ बोलो। कहाँ पे 1/2 है,
कहाँ वो 1/2 है। 1/2 है ये, y कहाँ है? अब देखो यहाँ पे y दिख रहा है ना, चलो अच्छा ऐसे अब नहीं दिखेगा, अब सही है ना। अब देखो यहाँ पे हम इसी को रखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, तो यहाँ पे क्या है आपका, इधर क्या है S2P है ना, यहाँ पे हम S2P रख दे रहे हैं, S2P इज इक्वल टू, और D तो पहले से यहाँ पे D से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस फार्मूले में यहाँ पे सिर्फ इससे मतलब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये D पहले से यहाँ पे D रख दिए। अब यहाँ पे क्या लगा दे, ब्रैकेट। अब ये हमें सॉल्व करना था, ये इसका रूप है ना, तो 1 प्लस क्या है, x पावर n है, तो पहले क्या लिखेंगे, 1 तो लिख देंगे हम, 1 लिख दिए, प्लस n यहाँ पे क्या है 1/2 है, n क्या है 1/2 है, 1/2 है। अब उसके बाद देखो x क्या है, x ये पूरा है ना, तो x हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं, देखो y प्लस d की पावर 2 और अपान क्या है d स्क्वायर है, और फिर इधर ये हो गया, और इसके बाद क्या है फिर x स्क्वायर है ना, ठीक है। तो रुक जाओ ये n हो गया, अच्छा n x ही है सिर्फ ना, ये वाला आपको नहीं रखना है। ये वाला क्यों नहीं रखना है, यहाँ पे हम ये मान ले रहे हैं उच्च घातों को छोड़ने पर, यानी कि जितनी आप जानते हो कि अगर एक से छोटा नंबर कोई है उसकी पावर जितनी ज़्यादा करते जाते हैं तो उसका वैल्यू उतना ही छोटा होता जाता है ना, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं उच्च घात यानी कि x यानी यहाँ तक सिर्फ लेंगे 1 प्लस n(x) तक लेंगे, और इसके बाहर की हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये उच्च घात है और ये वैल्यू सब क्या है बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं उच्च घातों को छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि जितनी घातें बढ़ाते जाते पावर बढ़ाते जाते हैं वैल्यू उतना ही कम होता जाता है, इसलिए हम उसको क्या कर दे रहे हैं छोड़ दे रहे हैं। समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे यहीं तक आपको इसको रोक देना है, आगे भी लिख सकते हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका। अब इसको देखो और सॉल्व कर रहे हैं हम। तो S2P इज इक्वल टू 1 प्लस D है ना, हाँ D, और इधर क्या हो गया y प्लस D का स्क्वायर है, और नीचे क्या हो जाएगा 2D लिख सकते हैं ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2D लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो S2P और D हो गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके लिख दो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा, 2D हो जाएगा, और प्लस और उस सॉल्व किए करने की ज़रूरत है कि नहीं, यहाँ पे नहीं, जाने दो, इसको इतना ही रहने देते हैं। अब इसको सिर्फ D का मल्टीप्लाई कर दो, अंदर D का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ D का, ये खोलो मत अभी, ये से जोड़ो मत, सिर्फ D का मल्टीप्लाई करो तो D का 1 में हो जाएगा और इस D का इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर D का 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा D हो जाएगा, प्लस इसका D में इसमें हो जाएगा D, और इधर क्या हो जाएगा y प्लस यहाँ पे D स्क्वायर है ना, y प्लस D, और क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और अपान क्या है 2D है, और यहाँ पे भी स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये D स्क्वायर है और नीचे ऊपर क्या है D है, तो इसकी एक पावर कट सकती है ना, इसको हम काट दें तो इसकी एक पावर इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा है D प्लस y प्लस D का होल स्क्वायर अपान क्या बचा 2D बचा। समझ में आ रही बात ना। अब इसके बाद अब यहीं पे इसको छोड़ दे रहे हैं। अब देखो ये आपका क्या आ गया है S2P आया, क्या आया ये S2P आया है। ये बहुत अच्छा, ये प्लस है यहाँ पे बीच में दिख रहा है ना, प्लस नहीं काट सकते, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का काट सकते हैं। देखो ये आपका क्या आया है S2P आया है। हमें क्या निकालना है, हमें पथांतर निकाला, हमारा मेन उद्देश्य क्या है पथांतर निकालेंगे तब हम फ्रिंज की चौड़ाई निकाल पाएंगे। तो पथांतर निकालने के लिए क्या बताते हैं हम S2P माइनस S1P होता है ना, S2P माइनस S1P, और वो किसके बराबर होता है S2K के बराबर हो जाता है। तो ये S2P हमें मिल गया। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे S1P निकालेंगे, क्या निकालेंगे S1P निकालेंगे। तो S1P निकालने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस हमें नहीं करना, हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे D की जगह D ही रहेगा और यहाँ पे भी D रहेगा और Y वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो देखो Y प्लस D जो है, यहाँ पे देखो y प्लस डी जो है हम क्या माने हैं, जब यहाँ पे माने जब ये वाली दूरी लिए हैं तब यहाँ पे क्या y प्लस डी है। अगर हम ये वाला दूरी लें, देखो अगर ये वाली दूरी लें
तो ये वाली क्या हो जाएगी आपका y माइनस डी होगा कि नहीं होगा। देखो हम यहाँ पे क्या S2P लिए हैं, ये दूसरे फ्रिंज के लिए लिए हैं, ठीक है, दूसरी स्लिट के लिए लिए हैं, तब इसलिए यहाँ पे क्या आया है y प्लस डी आया है, यानी y जोड़े हैं और इसे S2 के पास आने के लिए d भी जोड़े हैं। समझ में आ रही बात ना। लेकिन अगर हम इसे S1 को लेना चाहें तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा। तो यहीं पर आने के लिए पूरा y में से अगर ये d निकाल दे तो इस पर S1 पे आ जाएंगे, हम आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यानी यहाँ पूरा जो y प्लस डी है यहाँ पे हम क्या लिख दें y माइनस डी लिख दें, तब हमारा क्या हो जाएगा S1P की लंबाई मिल जाएगी हमें। तो अगर आप पूरा करना चाहें तो पूरा फिर वही डबल करना पड़ जाएगा, लेकिन हम डबल नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमें S2P पे ऐसा समझ लो हमें S2 वाले पे पहुंचना है। समझ में आ रही बात ना। S2 वाले पे पहुंचने के लिए हम क्या किए y प्लस डी कर दिए, तो हम कहाँ पे पहुँचे S2 पे पहुँचे। और अगर हम S1 पे जाना है तो हम क्या कर देंगे, इस y में से इस d को घटा देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे m पर पहुँच जाएंगे, यानी कि S1 पर पहुँच जाएंगे और y माइनस क्या हो जाएगा d हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो S2P बराबर क्या आ गया है d प्लस y प्लस डी का होल स्क्वायर अपान 2d आ गया है। तो S1P हम क्या लिख देंगे, देखो ये S1P अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं d1 प्लस y माइनस डी लिख दें, यहाँ पे y माइनस डी का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, और बाकी सब वही रहेगा, d तो चेंज होने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात ना। और y और d बदल दिए यहाँ पे, तो ये आपका S2P हो गया और ये S1P हो गया। तो अगर हम क्या कर दें, अगर इसमें S2P माइनस S1P कर दें तो आपका क्या मिल जाएगा, हाँ आपका क्या मिल जाएगा S2K मिल जाएगा। और S2K को क्या कहते हैं हम पथांतर कहते हैं, क्या कहते हैं पथांतर कहते हैं। तो लिख डालो इसको, अभी निकाल रहे हैं आगे। यहाँ पे आप लोग लिख देना कि उच्च घातों को छोड़ने पर, और क्यों छोड़ रहे हैं मालूम है ना, क्योंकि उच्च घात जितनी ज़्यादा होगी ये सभी दूरियां क्या बहुत छोटी छोटी हैं, और जितना छोटा नंबर उसका जितनी ज़्यादा पावर करेंगे वो उतना ज़्यादा छोटा होता जाएगा। फैक्टोरियल लेकिन सर आप एक जब वहाँ पे बता रहे थे तो उसको बढ़ा रहे थे, मतलब कि फैक्टोरियल प्लस 2 है तो फैक्टोरियल प्लस 3 बता रहे थे, और जब आप दूसरी तरह बताए थे तो फैक्टोरियल 9 है तो फैक्टोरियल 9 into 8 बता रहे थे, मतलब नीचे जा रहे थे। हाँ तो ऊपर कहाँ जा रहे थे। देखो अगर फैक्टोरियल 2 को अगर सॉल्व करना है आपको ना तो क्या लिख दोगे 2 into 1 बस। फैक्टोरियल 3 को लिखना है तो 3 into 2 into 1। तो अगर आप बोले फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है तो 6 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 1 2 होता है, ऐसे बता सकते हैं। हो गया। कितना टाइम हो गया, चलो चलो आज ख़त्म करके छोड़ते हैं। ये सबसे मेन टॉपिक यही था। अब इससे निष्कर्ष निकलते जाएंगे, बस छोटे छोटे निष्कर्ष हैं, हो जाएगा ख़त्म कहानी। प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों को ज़्यादा। चलो हो गया ना ये, चलो अब चलते हैं। हो गया ना, अब बता दिया करो नहीं तो टाइम वेस्ट होता है ना। तो आपका क्या आ गया S2P इक्वल टू क्या आ गया D प्लस वाई प्लस डी का होल स्क्वायर अपान 2D आ गया, और S1P बराबर क्या आ गया D प्लस वाई माइनस डी का होल स्क्वायर अपान 2D आ गया। तो हमारा पथांतर इक्वल टू क्या होता है S2P माइनस S1P, और S1 ये क्या हो जाएगा S2K होता है। तो पथांतर
पथांतर क्या हो जाएगा, S2K, क्या हो जाएगा, S2K, और यही क्या होता है, S2P माइनस S1P होता है। तो हमें S2P मालूम है, क्या है, D प्लस वाई प्लस डी का होल स्क्वायर अपान क्या है, 2D है, और यहाँ पे फिर माइनस है तो माइनस लगा दें, और यहाँ पे भी फिर इसको ब्रैकेट में भी रहने दो, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, डी और प्लस वाई माइनस डी का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब घटाएंगे ना, तो घटाने के लिए देखो क्या करेंगे, d प्लस वाई प्लस डी का होल स्क्वायर अपान 2D और माइनस, अब यहाँ पे देखो, अब ये प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस डी, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो वाई माइनस डी का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। अब ये दोनों को हम काट सकते हैं कि नहीं, देखो ये प्लस डी है और ये माइनस डी, इसको काट दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्या बचा, वाई प्लस डी का होल स्क्वायर अपान 2D, और फिर यहाँ पे क्या, माइनस वाई माइनस डी का होल स्क्वायर अपान 2D। अब इन दोनों का बेस बराबर है, यानी डिनोमिनेटर क्या है, बराबर है, तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे इसको, ठीक है ना, तो डायरेक्ट लिख देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2D नीचे हो जाएगा, तो 2D, और इसको ऐसे लिख दो, वाई प्लस डी का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस वाई माइनस डी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी देखो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर अब तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस 2YD, और फिर यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस आता है और बाहर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 2YD हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2YD, और अपान क्या है, 2D है। अब देखो वाई स्क्वायर से कट गया, डी स्क्वायर से कट गया, और 2YD और 2YD 4YD हो जाएगा, 4YD अपान क्या हो गया, 2D, और 2 2 जा 4, तो 2YD अपान क्या आ गया, D आ गया, और यही क्या है आपका पथांतर है, क्या है, पथांतर है, 2YD अपान D आ गया, समझ में आ गई बात ना, तो ये आपका पथांतर है। इसको एकदम से याद रख लो, उधर का जरूरत नहीं था, लेकिन इसको बहुत जरूरी है, 2YD अपान कैपिटल D। हो गया, हो गया ना। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया, 2YD अपान कैपिटल D, क्या आ गया, कैपिटल D, कैपिटल बना, नहीं तो D में कन्फ्यूजन हो जाएगा, कौन छोटा कौन बड़ा, ठीक है ना, तो 2YD अपान कैपिटल D, तो डेल्टा इक्वल टू आ गया 2YD अपान कैपिटल D। अब लिखना दीप्त फ्रिंज के लिए, हेडिंग डालना दीप्त फ्रिंज के लिए,
अब बताओ आप लोग, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर हम क्या बताए थे फार्मूले में? एम लैम्डा, कल बताए थे ना। दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या बताए थे? एम लैम्डा बताए थे। और अदीप्त के लिए क्या बताए थे? 2m-1 लैम्डा बाई 2। देखो वही लिखवाए होंगे, मिला? चलो देखो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मिला ना, यही है ना यम लैम्डा। तो देखो आपका यही पथांतर है, और पथांतर बराबर एक फार्मूला हम क्या निकाले कल? एम लैम्डा निकाले, और यही पथांतर बराबर क्या है? 2ID अपान कैपिटल डी है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो आपका उधर लैम्डा बराबर क्या आया है, डेल्टा बराबर क्या आया है? लैम्डा एम आया है। अब ये दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि ये दोनों किसके लिए? ये भी दीप्त फ्रिंज के लिए मान ले रहे हैं, और ये भी क्या है? दीप्त फ्रिंज के लिए। तो दोनों बराबर होंगे, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2ID अपान कैपिटल डी आ गया। अब यहाँ पे हम डी निकालना चाहें, अगर वाई निकालना है हमें, तो इसको इधर रख दे रहे हैं। 2ID अपान कैपिटल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम लैम्डा हो जाएगा। तो y इक्वल टू अगर हम निकालना चाहें तो ये d ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैपिटल D और यम लैम्डा, और नीचे क्या आ जाएगा? 2D आ जाएगा ना, नीचे क्या आ जाएगा? 2D आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम लैम्डा कैपिटल D अपान क्या आ गया? 2D आ गया। ये क्या आ गया? y आ गया, और ये y यम है, ये यमवी फ्रिंज की स्थिति है। ये समझ में आ रही बात ना? ये वाई यम क्या है? ये आपका, ये भी ये आपका यहाँ पे सेंटर हो गया, और यहाँ से ये क्या है? यमवी फ्रिंज की, जैसे पहली फ्रिंज होगी, दूसरी फ्रिंज होगी, तीसरी फ्रिंज होगी, ठीक ना? तो ये क्या आ गया? यमवी फ्रिंज की क्या है? ये स्थिति है। ये वाई यम क्या है? वाई यम क्या है? यमवी फ्रिंज की स्थिति, जो कि क्या आ गया? एम लैम्डा डी अपान 2D आ गया। समझ में आ गई बात ना? तो ये आपका क्या आ गया? यमवी फ्रिंज की स्थिति आ गई। लिख लो इसको लिख लेना, यमवी ये दीप्त फ्रिंज के लिए होगा, क्योंकि दीप्त के लिए हम बात की है ना, तो यमवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति है ये। अब बताओ आदीप्त फ्रिंज के लिए क्या लिखाए थे? पथांतर कौन आया था कल? तुम लोग आए थे ना? लैम 2m-1 या लैम्डा बाई 2 2m-1, यही है ना? ये क्या पथांतर है, और कौन सी फ्रिंज के लिए? आदीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है ना, या आपका विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो ये हो गया, यहाँ तक लिख लिया आप लोग? यम +1 या -1 बुक में देना। लिख लिया इसको? हो गया? चलो कोई बात नहीं। जब आप यहाँ पे बता रहे थे कोष्ठक वाला, तो वहाँ पे y माइनस डी है, तो ये y प्लस डी होगी। कहाँ पे? तो जब आप यहाँ पे होल स्क्वायर कर रहे थे, जब इसका कोष्ठक के बाहर माइनस था, तो कोष्ठक के अंदर जितना माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। तो a² - b² -2 ये भी होता है ना? हाँ सर, वो होता है सर। यहाँ पे जैसे ये माइनस का यहाँ पे है, हाँ, तो ये माइनस हो गया था, तो फिर ये भी तो a² + b² होता है, -2ab होता है। तो इसलिए दोनों प्लस है ना, तो दोनों माइनस हो गए, इसलिए। समझ में आ गई बात ना?
तो अब दूसरा नंबर डाल देना अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो दीप्त के लिए आपका आ गया वाई एम इज इक्वल टू आ गया एम लैम्डा d/2d, ये दीप्त के लिए आया था। अब आपकी हेडिंग क्या है, अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो आपका जो पथांतर बराबर क्या निकाले हम, पथांतर बराबर 2y/d निकाले हैं ना। पथांतर बराबर क्या निकाले हैं, 2y/d। और विनाशी व्यतिकरण के लिए या अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा क्या हो जाता था 2m-1, और यहाँ क्या हो जाएगा λ/2, यही होता है ना। अब ये दोनों क्या कर दें हम, बराबर कर दें। तो बराबर कर दें क्या हो जाएगा, देखो 2y/d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m-1, और ये क्या हो जाएगा λ/2। यहाँ पर भी हम क्या माने, y का मान निकालें, यानी कि यम में अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो यम में अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे y इक्वल टू अगर हम निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m-1, और यहाँ पे λ/2, ये तो वैसे हो जाएगा, और ये d डिनोमिनेटर में इधर क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर में हो जाएगा, और ये 2d नीचे आ जाएगा ना, तो नीचे क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है y, अब ये कौन सी फ्रिंज की स्थिति है, यमों फ्रिंज की स्थिति है, इसलिए y क्या हो जाएगा, y यम हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे हम, y यम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा λ/d, ये क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m-1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और यहाँ पे अगर हम और सॉल्व करें, नहीं रहने दो, बहुत है इतना। तो ये क्या आ गया, हाँ ये आपका यम में अदीप्त फ्रिंज की स्थिति है, और ये क्या है यम में दीप्त फ्रिंज की स्थिति है। तो लिख लो इसको भी। हो गया। तो दीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो गया m-λ/d/2d, और अदीप्त के लिए क्या हो जाएगा λ/d/4d 2m-1। ये स्मॉल डी कैपिटल डी आप अपने समझ से दिमाग में भर लेना, नहीं तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन स्मॉल था कौन कैपिटल, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो अब ये हम क्या बताएं, यम में दीप्त फ्रिंज की स्थिति और यम में अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करें, दो दीप्त फ्रिंज, ठीक है ना, दो दीप्त फ्रिंजों का अंतर अगर हम निकालें, जैसे यहाँ पे मान लो ये आपकी दीप्त फ्रिंज बन गई, ठीक। अब ये दीप्त फ्रिंज बन गई तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, अदीप्त अदीप्त हो जाएंगी। समझ में आ रही बात ना। तो मान लो कि अगर ये यमवी अदीप्त है, ये कौन सी है यमवी अदीप्त है, और ये क्या हो जाएगी m-1वीं, m-1वीं अदीप्त हो जाएगी। तो दो अदीप्त फ्रिंज के बीच में क्या हो जाती है, एक दीप्त फ्रिंज हो जाएगी। यानी कि अगर हम फ्रिंज की चौड़ाई निकालना चाहें तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। और फ्रिंज की चौड़ाई चाहे आपके तीव्रता वाली हो, चाहे आपका संपोषी व्यतिकरण वाली हो, चाहे विनाशी व्यतिकरण वाली हो, दोनों की चौड़ाई क्या होती है, एक समान होती है, बराबर होती है। यानी कि अगर हम ये कहें कि दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, ठीक है ना, दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। जैसे अब मान लो कि यहाँ पे आपको ये आपका दीप्त फ्रिंज है, समझ में आ रही बात ना, और यहाँ से यहाँ तक की मान लो आपकी कौन सी आ जाएगी, कोई दूरी, मान लो कि ये यनवी है, कौन सी है यनवी है, ये यनवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति है। और यहाँ से यहाँ क्या है n+1वीं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति यहाँ से है, स्टार्ट है। तो अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो यही बचेगा ना। समझ में आ रही बात ना, कि अगर हम अधिक वाले में से कम वाले को घटा दें तो बीच की दूरी यही बचेगी, और यही क्या हो जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। यानी चाहे दो दीप्त फ्रिंजों के बीच का अंतर,
चाहे दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। समझ में आ रही बात ना। तो दूसरे फ्रिंज की चौड़ाई, दूसरे फ्रिंज की स्थिति माइनस पहले फ्रिंज की स्थिति बराबर क्या हो जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। समझ में आ गई बात ना। अब वही हम करने जा रहे हैं। तो देखो हम क्या करें, दीप्त फ्रिंज वाला हमें फार्मूला छोटा दिख रहा है, इसी में हम फार्मूले को वैल्यू रखेंगे। समझ में आ रही बात। आप इसमें भी रखोगे तब भी वही आएगा, चाहे दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की अंतर निकालें, चाहे दो दीप्त फ्रिंजों के बीच का अंतर निकालें, हमें क्या निकलेगी, फ्रिंज की चौड़ाई निकालेगी। और ये हमारा फार्मूला छोटा है, इसी में हम इसका वैल्यू रख रहे हैं। तो निकाल रहे हैं, तो नंबर डाल देना। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, नंबर क्या रहेगा, फ्रिंज की चौड़ाई डाल देना हेडिंग। तो क्या फार्मूला आया था जो दीप्त फ्रिंज के लिए, वाई एम इक्वल टू क्या आया था, एम लैम्डा कैपिटल डी अपान 2 स्मॉल डी, यही आया ना। अब अगर हम निकाल, ये यमवी है, ये कौन सी है, यमवी है। अगर हम एक मान लें यम प्लस वनवी, क्या मान लें, यम प्लस वनवी मान लें, तो जहाँ जहाँ यम है वहाँ क्या हो जाएगा, यम प्लस वन हो जाएगा। जैसे मान लो ये तीसरी है और तीसरी में एक चौथी, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी चौथी हो जाएगी। यानी यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ये यमवी मिल गई हमें, और दूसरी क्या हो जाएगी, वाई यम प्लस वनवी। तो वाई यम प्लस वनवी क्या हो जाएगी, यम प्लस वन हो जाएगा ना यहाँ पे, यम प्लस वन, और लैम्डा कैपिटल डी अपान क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या निकालने, हम अंतर निकालने। समझ में आ रही बात ना। इन दोनों का अगर हम अंतर निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। और फ्रिंज की चौड़ाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बीटा से या डब्लू से, बीटा से या फिर डब्लू से। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई यम प्लस वन माइनस वाई यम। ये होगा कि नहीं होगा, दूसरे फ्रिंज की चौड़ाई माइनस दूसरे फ्रिंज की स्थिति माइनस है पहले फ्रिंज की स्थिति क्या हो जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई। इसको बीटा से भी प्रदर्शित करते हैं और डब्लू से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं हम, तो यही वैल्यू देखो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको रख लें तो क्या हो जाएगा, एम प्लस वन लैम्डा डी अपान क्या होगा, 2D हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, माइनस यम लैम्डा कैपिटल डी अपान क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। अब इसको घटा दो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2D आ रहा है, तो 2D क्या हो जाएगा, इधर यम प्लस वन और इधर लैम्डा डी, और माइनस क्या हो जाएगा, एम लैम्डा डी हो जाएगा। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देना इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम लैम्डा डी प्लस, ये इसमें 1 से हो जाएगा तो यम क्या लैम्डा डी हो जाएगा सिर्फ, और माइनस क्या हो जाएगा, एम लैम्डा डी हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2D है। तो देखो यम लैम्डा डी और यम लैम्डा डी ये कट गया ना, ये काट सकते हैं हम, तो इधर क्या बचा, लैम्डा डी अपान 2D, ये क्या आ जाएगा, बीटा। तो लैम्डा डी अपान 2D क्या आ गया आपका, बीटा आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या मतलब, फ्रिंज की चौड़ाई। कई फार्मूले बन रहे हैं आपके। ये लिख लो, इन दोनों को भी लिख लो, फिर से लिख लो इन दोनों को। कहाँ पूछ रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है, पूछना तो आप लोगों का स्वभाव होना चाहिए और बताना हमारा स्वभाव होना चाहिए। एक छोटी सी और हेडिंग बची है, उसको भी निपटा के बस काम ख़त्म। और पढ़ना है अभी कितना टाइम हो गया, 1.5 घंटे हो गए हैं, अभी आधा घंटा मान लो कुल मिला जुला करके लग सकता है। हो गया ये। और कल सब फार्मूले आप याद करके आना, सब एक तरफ से हम पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। हम बता दिए ना, जो लोग नहीं आएंगे वो अपना पढ़ लेंगे, लेकिन कल सुबह को अपलोड हो पाएगा। हमारा एक आदमी कह रहा है
चलो हो गया ये। वो सोचे होंगे कि गलती से जा रहे हैं। अरे एक बार हम खुद ही आ गए थे स्कूल में, पता नहीं संडे नहीं था, कोई और दिन था, छुट्टी थी, लेकिन हम उस दिन आए, उससे एक दिन पहले हम आए नहीं थे, तो हम आ गए थे, तो यहाँ देखे एकदम ताला बंद है, फिर लौट के गए। तो अब इसके बाद आपका है, तो बीटा बराबर क्या आ गया, लैम्डा डी अपान 2d आ गया। तो अब इसके नीचे लिखना, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई, यहाँ पे देखना लैम्डा है ना, लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है ना, तो वाई एम बराबर बीटा बराबर क्या है, डी लैम्डा अपान 2d, यानी लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि लैम्डा अगर अधिक होगा तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि समानुपाती में है ना, वही चीज़ लिखना है। तो व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है, यदि एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश डाला जाए तो पर्दे पर रंगीन व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं, तो पर्दे पर रंगीन व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं। इनमें से लाल रंग की फ्रिंज की चौड़ाई बताओ आप लोग, लाल रंग के फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होगी कि कम होगी, ये बताओ आप लोग, बताओ। लाल रंग के फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होगी कम होगी, अधिक होगी ना, क्योंकि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल की होती है ना, तो इसकी समानुपाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई किसकी सबसे अधिक होगी, लाल रंग की होगी। तो चौड़ाई सबसे अधिक तथा बैगनी रंग के फ्रिंज की चौड़ाई सबसे कम होती है। यानी कि वायलेट के लिए क्या होगी, सबसे कम होगी, और रेड के लिए क्या हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी। लिख लो इसको भी। अब हेडिंग डाल देना कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई, और ये आखिरी है, कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई। लिखना किन्हीं दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की कोणीय दूरी कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई कहलाता है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई कहलाता है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई कहलाता है। तो दो फ्रिंजों के, दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की कोणीय चौड़ाई क्या कहलाएगी, हाँ, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई कहलाएगी। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसमें tan थीटा बराबर लें त्रिभुज y अपान डी, ये वाला त्रिभुज लें POP0 में, ठीक है ना,
ओ और P0 में अगर हम ले यहाँ पे tan थीटा इजकल टू लगाएं और ये आपको थीटा मान लें अगर इसको, तो थीटा इजकल टू क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है ना, नहीं ये लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे क्या y है ना, अगर हम इस त्रिभुज को लें, ये वाला कौन सा PO P0, PO P0 या P0 लें, तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L यानी लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पे y है ना, लंब क्या है y है और आधार क्या है d है। और देखो अब यहाँ पे हम जो tan थीटा है इसको हम थीटा मान लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सब बहुत छोटे पैरामीटर हैं। तो बताए हैं कि अगर थीटा का मान बहुत कम है तो tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है, इसलिए हम tan थीटा को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या है आपका y अपान d आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर हम यमवी फ्रिंज लें, अब यहाँ पे ये क्या, ये आपका कोणीय, आपका क्या है, ये कोणीय फ्रिंज की स्थिति है, ये थीटा क्या है, कोणीय फ्रिंज की स्थिति है। तो हम क्या मान ले, पहले यमवें फ्रिंज की कोणीय स्थिति, फिर यम प्लस वनवें फ्रिंज की कोणीय स्थिति, और दोनों का अंतर निकालने क्या हो जाएगा, कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ पे अगर हम यमवी के लिए ले थीटा m इक्वल टू लें तो क्या हो जाएगा, वाई यम अपान क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अगर हम थीटा m प्लस 1v के लिए ले तो क्या हो जाएगा, वाई यम प्लस 1 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहाँ पे और दीप्त फ्रिंज के लिए आपका क्या, वाई एम बराबर क्या आया है, दीप्त फ्रिंज के लिए बताओ अभी तुरंत, दीप्त फ्रिंज के लिए वाई एम बराबर क्या, स्थिति वाला m लैम्डा डी अपान 2d, यही आया ना। और अपान नीचे क्या है, डी है, नीचे क्या है डी है, तो इसका ये भी रह जाएगा 1 अपान डी लिख सकते हैं इसको, ये वाई है और ये क्या आएगा डी हो गया। अब इसी तरह ये क्या हो जाएगा, देखो अब ये डी से कट गया ना, तो ये क्या बचा यहाँ पे एम यम लैम्डा अपान क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी रख दें, यहाँ पे क्या रखेंगे, यम की जगह क्या रख देंगे, यम प्लस 1 रख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा यम प्लस 1 लैम्डा डी अपान 2d, और ये क्या है 1 अपान डी, और ये डी से क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो m प्लस 1 और लैम्डा अपान क्या हो गया 2d हो गया। अब इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, देखो थीटा m प्लस 1 माइनस थीटा m इक्वल टू हो जाएगा m प्लस 1 लैम्डा अपान क्या हो जाएगा 2d, और माइनस ये आपका क्या है, ये वाला है m लैम्डा अपान क्या है 2d है। अब यहाँ पे भी 2d है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2d हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m प्लस 1 लैम्डा और माइनस क्या हो जाएगा यम लैम्डा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब इसका लैम्डा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यम लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस यम लैम्डा अपान क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। और ये यम लैम्डा से कट गया तो लैम्डा अपान क्या आ गया 2d, ये क्या आ गया आपका कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, बीटा से, तो बीटा थीटा हो जाएगा ये 2d, ठीक है, बीटा थीटा, थीटा मतलब क्या हो गया कि कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है बहुत। हाँ बताओ कहाँ पे, थीटा यम, ये यमवें फ्रिंज की कोणीय स्थिति, अच्छा ये क्यों, ये वाई एम बराबर अभी निकाले हैं हम ना, देखो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, तो थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा क्या मानेंगे थीटा, तो y अपान डी हो गया। तो थीटा यम, यमवें फ्रिंज की कोणीय स्थिति, ठीक है ना, यमवें फ्रिंज की कोणीय स्थिति क्या होगा थीटा यम, वाई एम क्या हो जाएगा वाई एम अपान डी हो जाएगा। तो वाई एम अभी हम निकाले हैं, वाई एम क्या निकाले, एम लैम्डा डी अपान 2d निकाले हैं, और ये डी यहाँ पे 1 अपान डी के रूप में यहाँ पे लिख दिए, ये वाला डी है यहाँ पे, ये वाला, और ये डी से कट गया तो बचा क्या यम लैम्डा अपान 2d बचा। इसी तरह इसके लिए भी क्या बच जाएगा, ये देखो वही वाला यम की जगह क्या रख दिए, यम प्लस 1 रख दिए, तो ये भी डी से कट जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा यम प्लस 1 लैम्डा अपान 2d, और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा आपका पथांतर हो जाएगा, कोणीय पथांतर हो जाएगा, यानी कोणीय विस्तार आपका फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। तो ये बीटा थीटा इक्वल टू क्या आ गया लैम्डा अपान
2D आ गया और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है और अगला चैप्टर जो भी रहेगा अब कल से स्टार्ट होगा। कितना